हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। हम लोग इसमें स्टडी कर रहे थे घटना चक्र 2022 की सीरीज़ में, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने शुरू की थी और आज ये उसका तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। पॉलिटी भी बहुत अच्छी चल रही है सीरीज, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट सभी सीरीजों को लगातार चलाया जा रहा है, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, उससे अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। और आगे हम जल्दी ही मॉडल पेपर भी कराएंगे आपके यूपी पीसीएस के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन जरूर हो इस बार प्रीलिम्स में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें सूर्य। आज हमें क्या पढ़ना है? सूर्य पढ़ना है और सूर्य के बारे में हम सारी स्टडी करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और बता दूं मैं आपको कि सूर्य क्या है? एक तारा भी है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है आंखों से, जिसको हम देख पाते हैं सूर्य के रूप में, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी कि फोटो स्फीयर भी कभी कभी लिखकर आ जाता है एग्जाम में, प्रकाश मंडल न लिखकर। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 यानी 109.2 गुना जो है कि बड़ा है। यानी कि सूर्य जो है कि पृथ्वी से बहुत बड़ी है और सूर्य की जो माध्य त्रिज्या है वो लगभग 6,95,हजार के आसपास है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, लेकिन हाँ, ये पूछा जाता है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान होता है। कोर का मतलब क्या होगा? जब आप ये सूर्य की बात करेंगे तो हमें जो ये बाहर वाली चीज़ दिखती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी कि फोटो स्फीयर। लेकिन इसके यहाँ जो केंद्र में होता है, केंद्र का जो तापमान होता है वो बहुत ही अधिक होता है। कितना होता है? तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, इसके बारे में जो लिखा हुआ है, लगभग लगभग इतना होता है, जिसको पढ़ना भी एक तरीके से कोई मतलब नहीं है। और इसके कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस या प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो सूर्य का जो बीच वाला एरिया होता है, ये केंद्र वाला, यहाँ पर जो भी पदार्थ मिलते हैं या तो वो गैस के रूप में मिलते हैं या हमें प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। और उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था होती है। यानी कि कोई भी अगर आप मैटर देख रहे हैं तो या तो वो ठोस अवस्था में होता है, या वो द्रव अवस्था में होती है, या वो गैस अवस्था में होती है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी जो है कि किस फॉर्म में? द्रव में है। अगर हम उसे गर्म करेंगे तो भाप के रूप में उड़ेगा, गैस बन जाएगी। अगर हम उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं, फ्रिज में जमाते हैं, तो वो ठोस में हो जाता है। तो ये तीन अवस्थाओं के अलावा भी एक चौथी अवस्था है, प्लाज्मा। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार बताया गया लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सूर्य में जो एनर्जी होती है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है या नाभिकीय संलयन पर? तो संलयन पर होती है। संलयन का मतलब होता है कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, यानी कि दो अणु आपस में जुड़कर एक नए परमाणु या नए अणु का निर्माण करते हैं। हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन के दो अणु आपस में क्रिया करेंगे और एक हीलियम बनाएगा और बहुत सारी एनर्जी भी रिड्यूस करेगा, यानी बनाएगा एटीपी की फॉर्म में। तो इसको अभी हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाभिकीय क्रिया होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, यानी कि टूटना, और एक होता है नाभिकीय संलयन, यानी कि जुड़ना। तो जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, यानी विखंडित होता है। और वहीं नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होते हैं, यानी जुड़ते हैं, तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको हम नीचे देखते हैं। और तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का कारण क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यानी जितने भी तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है हमारा, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सब भी तारे ही हैं। अगर तारों में जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होती है, वो सभी की सभी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे आधारित होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तारों में 1 से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान भी होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब हो गया, अगर हम सूर्य की बात करें तो हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के दो, जैसे एक होता है 1H2 और एक होता है 1S2, यानी कि दो हो गया, और इनको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के इस परमाणु को ड्यूटेरियम कहते हैं। और वहीं पे जब ये क्रिया करते हैं आपस में, यानी कि जुड़ रहे हैं, ये संलयित हो रहे हैं, तो यहाँ पे हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ ऊर्जा का भी निर्माण कर रहे हैं। और ये ऊर्जा आपकी एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो इसी को हम कहते हैं संलयित होना। और अगर मैं कहूँ कि कैसे आपका विखंडन होगा, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसी को समझ लेते हैं कि जब हीलियम के एक अणु दो अलग अलग हाइड्रोजन में टूट जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ये हो गई नाभिकीय विखंडन, तो ये अलग होने की प्रक्रिया हो गई। लेकिन हम तारों की बात करें, सूर्य की बात करते, तो हम क्या देखते हैं? नाभिकीय संलयन होता है। आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण
कब होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को होती है। और इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है, और साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर को कि मान लीजिए ये तो हमारा हो गया प्यारा सा सूर्य, क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे सूर्य हो गया जिससे किरणें निकल रही हैं, ठीक है। और ये हमारी होती है अर्थ, यानी कि अर्थ को मैं लिख देता हूँ पृथ्वी, यानी ये हो गया अर्थ। और इसी के किनारे पे जो है कि एक मून होता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है जो घूमता रहता है। लेकिन जब ये घूमते 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 क्या करता है, यहाँ बीच में आ जाता है, यहाँ बीच में आ जाता है। तो होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ रही थी पृथ्वी पर, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रही थी, वो अब क्या होने लगी? अब वो क्या होने लगी? अब वो डायरेक्ट क्या हुआ? मून पर पड़ने लगी, मून पर पड़ने लगी। और यहाँ से पृथ्वी पे क्या हो गया? एक अंधेरा छाया, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि परछाई पड़ने लगी। तो इसी स्थिति को हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण। और यह सामान्यतः कब होता है? अमावस्या के दिन ही होता है, अमावस्या के दिन होता है। तो समझ आ गया आपको दोस्तों कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण हो गया है। अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग जो हैं, हमें लगता है कि सूर्य पे संकट आ गया है, लेकिन असल में संकट तो हमारे ऊपर आया होता है क्योंकि हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। साथ ही साथ यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहीं से तो सूर्य दिखता है और कहीं से नहीं। यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह भारी भाग जो बाहर का भाग होता है, जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। तो केवल सूर्य ग्रहण के समय जो पार्ट हमें दिखाई देता है सूर्य से, वो क्या होता है? कोरोना होता है। और हीरक वलय की बात करें, हीरक वलय जिसको हम डायमंड रिंग कहते हैं, का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, यानी कि चंद्रमा जो है कि इतना बड़ा हो जाता है कि सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद ही दिखाई देता है, बस बहुत ही छोटे समय के लिए। और हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किस पे होता है? दृष्टिगत होता है, परिधि रेखा पे। फिर इसी के आगे हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसे ही हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, यानी कि सौर ज्वाला कहते हैं। जो प्रकाश मंडल होता है, जो सूर्य का ये वाला जो पार्ट होता है जो हमें दिख रहा होता है, तो यहाँ से सौर तूफान एक तीव्र गति से निकलता है जो सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर निकल के अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसे ही हम सौर ज्वाला कहते हैं कि सूर्य के द्वारा एक आग फेंकी गई, सूर्य के द्वारा। आगे देखते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकरा कर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको हम अरोरा लाइट कहते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है तो ये आपका 0 डिग्री हो गया उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री साउथ हो जाता है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया जो कि आपका आर्कटिक का जोन है, और यहाँ पे अंटार्कटिक का जोन है। तो जब उत्तरी ध्रुव पर ये चीज़ दिखती है तो हम इसको अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर जब ये दिखती है यहाँ पे तो हम इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य के प्रकाश मंडल से एक सौर तूफान निकलता है जो सूर्य के क्या होता है आकर्षण बल से बाहर निकल जाता है, अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, इसी को हम सौर ज्वाला कहते हैं। तो ये बुध पे भी जाके गिर सकता है, मंगल पे भी गिर सकता है, या हवा में ही तैरेगा, लेकिन जब ये पृथ्वी पर जाके टकराता है तो ये अलग अलग प्रकार देता है, यानी कि रंगीन प्रकाश पैदा करता है। और जब यही घटना आपके उत्तरी ध्रुव पर होती है तो अरोरा बोरियलिस कहते हैं, जब दक्षिणी ध्रुव पर होती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सौर ज्वाला क्या होती है। और सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसे हम सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे ये आपका सूर्य हो गया, तो जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ पे जगह जगह जो है कि सन स्पॉट पाए जाते हैं, और ये ब्लैक कलर के होते हैं सामान्यतः। किस कलर के होते हैं? मैं इसको ब्लैक कलर से करके दिखाता हूँ, मार्क करता हूँ फिर से।
आप यहाँ पे समझेंगे कि जैसे ये रहा, ये कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं और यहीं से सौर ज्वाला निकलती है जो क्या करती है, अर्थ पर आकर टकराती है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे 90 डिग्री नॉर्थ पे, उत्तरी ध्रुव पे ये क्या होती है, अरोरा बोरेलिस कहलाती है, ए भी हम इसको लिख देते हैं, और 90 डिग्री साउथ में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है, तो डबल ए लिख देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये बात मैं क्या समझाना आपको चाह रहा था। ओके, अब हम और आगे देख लेते हैं इसको, आगे की चीज़ को समझिएगा कि सौर कलंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सौर कलंक हम किसे कह रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय यानी कि साइरस और साइरस स्ट्रेटस बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम कब होती है, पृथ्वी जो है कि सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 4 जनवरी को होती है और इस स्थिति को पेरिहीलियन कहते हैं यानी उपसौर। अब उपसौर से भी आप समझ सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि जब हम आम भाषा में क्या कहते हैं कि यार थोड़ा दूर होके बैठो, क्यों ऊपर चढ़े आ रहे हो, जैसे ट्रेनों में, बस में या कहीं पब्लिक स्पॉट पे आप बैठे होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके नज़दीक आके एकदम बैठ जाते हैं, बहुत एकदम नज़दीक बैठने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग सामान्य भाषा में उनसे क्या कहते हैं दोस्तों कि अरे दूर होके बैठो भाई, ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। तो ऊपर से भी आप लगा सकते हो कि उपसौर का मतलब हो गया कि जब पृथ्वी सूर्य के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है अर्थात नज़दीक आने की, तो उसे हम उपसौर कहते हैं और यह घटना पेरिहीलियन कहलाती है 4 जनवरी को। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं इसी के विपरीत स्थिति क्या होती है भाई, इसके विपरीत स्थिति क्या हो सकती है कि इसके विपरीत 4 जुलाई के निकटतम तिथि को जो है कि 4 जुलाई के आसपास पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इसे अपहीलियन या अपसौर कहते हैं, यानी कि आप आगे होके बैठ गए यानी दूर होके बैठ गए। अपसौर, तो उपसौर का मतलब होता है ऊपर चढ़ना अर्थात नज़दीक आना और अपसौर का मतलब होता है दूर होना। ओके, अब हम देखते हैं आगे खगोलीय इकाई के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर हम इस पर जो प्रश्न होंगे हम उसे भी सॉल्व करेंगे। खगोलीय इकाई यानी कि लंबाई मापने की एक इकाई है, ध्यान दीजिएगा, लंबाई मापने की। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग जो इतनी है के बराबर होती है और अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे मीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ जो प्रश्न नहीं बनते हैं। तो आइए अब हम इससे समेत कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। जो यूपीपीसीएस प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है, ये वाला पहला प्रश्न, सूर्य के केंद्र में अवस्थित पदार्थ होते हैं। केंद्र का ताप का मतलब हो गया, केंद्र क्या होता है, ये होता है और ये होता है कोर आपका, और कोर का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि यहाँ पे या तो कोई पदार्थ गैस हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई पदार्थ प्लाज्मा हो सकता है, तीसरी कोई अवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर देखें आप, ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था, केवल द्रव अवस्था, केवल गैसी, द्रव एवं गैसी दोनों ही। और हमने अभी पढ़ा कि गैस में भी होता है और प्लाज्मा में, क्योंकि किसी भी पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो होता है गैस, ओके, एक होता है द्रव और एक होता है ठोस, लेकिन एक चौथी अवस्था भी चलती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो सूर्य के केंद्र में एक तो गैस मिलती है और एक प्लाज्मा मिलती है, इसीलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया है कि इसका सही उत्तर कोई है ही नहीं इसमें। आप यहाँ देखेंगे कि सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान होने के कारण जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में ही मिलते हैं, जो कि प्लाज्मा क्या है, ये किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 तो ये हो गई, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी जो है की अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, जब 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। तो आप देखेंगे कि ये संलयन की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, ये संलयन की क्रिया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा होती है। या दूसरी भाषा में कहें, जितने भी तारे होते हैं, तारों में भी जो प्रकाश पैदा होता है, क्या होता है, प्रकाश पैदा होता है या ऊष्मा पैदा होती है या ऊर्जा पैदा होती है, तो ये सभी की सभी संलयन की स्थिति में ही आते हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ से, इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है कब, जब केवल पूर्णतया पथ चिन्ह की परिधि क्षेत्रों पर जब होता है। ये आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम है इसलिए इसकी भाषा थोड़ी टफ रखी गई है, तो आइए हम इसको आसान समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हीरक वलय क्या होता है? इसका दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है कि कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई देता है। परिधि रेखा का मतलब क्या होता है? ये वाली जो पार्ट होती है, ये जो होती है, इस पर हमें देखने को मिलता है, तो ये होता है हीरक वलय। ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों? ये सामान्यतः प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? अमावस्या की रात। क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? अब यहाँ पर कह रहा है सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी यहाँ पे तो कह रहा है कि ये मून है और ये अर्थ है और ये सन है, तो ये स्थिति तो गलत है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, अब स्थिति क्या कर रहा है कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है, तो ये भी स्थिति गलत है। लेकिन चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, अर्थात ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया और यहाँ पे मून आ गया, तो ये स्थिति सही होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि खग्रास या यूँ कहें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए हमें कुछ निश्चित भूभाग से ही देखने को मिल सकता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सूर्य का प्रभा मंडल, जिसको हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, क्या स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, या पक्षाभ कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में, या पक्षाभ मेघों के हिमस्फटिकों में? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं हम लोग। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, क्या पूछ रहा है? एक खगोलीय एकक का मतलब हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसकी दूरी है? सामान्यतः यह जो है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का यूनिट माना जाता है। ठीक है, ये किसकी दूरी का माना जाता है? पृथ्वी और सूर्य का। और अगले प्रश्न को दिखा रहा है, जो कि फैक्चुअल प्रश्न है, अब कभी नहीं पूछता है इस तरीके का कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो 1.150 10⁶ ये दिया हुआ है, और ये अब सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब, यानी ये स्थिति कौन सी कहलाती है? उपसौर। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि आप ऊपर एकदम चढ़े आते हैं, नज़दीक बैठते हैं, और अगर हम दूर की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं अपसौर। तो ये दोनों ही घटनाएं अलग अलग होती हैं। उपसौर का तो मतलब हो गया नज़दीक आना, जो कि आपकी ये घटना होती 4 जनवरी को, लेकिन ऑप्शन में 3 जनवरी दिया और तो कुछ दिया नहीं, तो हम इसको मान लेंगे। और जो दूसरी घटना होती है वो सामान्यतः 4 जुलाई को होती है, अपसौर की घटना, तो हम इसको मानेंगे 4 जुलाई की। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का 3 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा 3 जनवरी या 4 जनवरी, जो भी देता है आपको, आप उसके हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है, और इस स्थिति को पेरीहीलियन या उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि 2, 3, 5 जनवरी को होता है, वहीं 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को क्या होता है? अपसौर की घटना होती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी मतलब सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो हमने पढ़ा था कि 109 गुना लगभग बड़ा है। अगर मान लीजिए पृथ्वी आपकी ये है, तो आप इमेजिन करिए कि सूर्य कितना बड़ा हो सकता है। तो अगर आपकी ये पृथ्वी है तो आपका ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, बल्कि नेक्स्ट आपका एक सौर मंडल के परिवार का एक सबसे छोटा ग्रह, सबसे प्यारा ग्रह बुध है, तो हम लोग इस पर भी स्टडी करेंगे, बुध ग्रह के बारे में समझेंगे। देखिए, बुध की बात करते हैं। बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि सूर्य का सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, तो आपका उत्तर होगा बुध। और सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। ये पृथ्वी दिवस का मतलब हो गया कि आज जो हम 24 घंटे का एक दिन मानते हैं, तो ऐसे लगभग 88 दिन चाहिए जिसमें बुध क्या करेगा? इस सन की परिक्रमा पूरी की पूरी कर लेगा। तो ये चीज़ कही जा रही है। अब बुध एवं शुक्र का ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इनके अपने कोई मून नहीं है, न तो बुध के पास है न शुक्र के पास। जैसे आप देखेंगे कि मंगल के पास
क्या है, दो हैं, एक तो होता है फोबोस, एक होता है डीबोस। अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ के पास भी क्या है, एक है हमारा उपग्रह जिसका नाम है हमारा चंद्रमा। तो इस तरीके से बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको जीवित रहना है तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे वायुमंडल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ें और ऑक्सीजन आपको मिल सके। लेकिन बुध पे ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए बुध ग्रह पे जीवन की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल ग्रह पे जो है कि खोजी जा रही है, वहाँ पे पानी के अवशेष मिले हैं और पानी का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं किससे होता है। अगर आप पानी को सामान्यतः H2O कहते हैं तो आप देखेंगे कि पानी के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कहीं ना कहीं दोनों की ही आवश्यकता हो रही है। तो ऑक्सीजन ही जीवन के लिए ज़रूरी है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सांस लेने वाली जो है कि गैस कहते हैं। तो जब इसकी पॉसिबिलिटी है और पानी भी है तो हो सकता है मंगल ग्रह पे आगे जीवन की उपलब्धता देखने को मिलेगी। अच्छा, अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेल्सियस रहता है और बुध ग्रह पे औसत तापमान जो है कि 167 डिग्री सेल्सियस रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है वो मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। यानी जब सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया, यानी कि कोई मैरिनर 10 नाम का जो है कि उपग्रह, तो पता चला कि इस पे बहुत सारे पर्वत और बहुत सारे मैदान भी हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जो दैनिक तापांतर होता है वो सबसे अधिक बुध ग्रह पे होता है। अब आप तापांतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आइए तापांतर मैं आपको पृथ्वी पर समझाता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे अब आपकी मार्च चल रही है, धीरे धीरे आप अप्रैल मई जून, तो आप मान के चलिए कि अगर आप मई के महीने में हैं और दिन में आप देखेंगे कि लगभग जो है कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है दिन में पृथ्वी पे, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगने लगती है। और रात में अचानक जो है कि हम देखते हैं कि रात में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो अंतर कितना है, जब आप इसे देखेंगे 35 में से 5 घटेगा तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। और यही अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है कि एक दिन में सुबह दोपहर में इतना तापमान और रात में इतना तापमान हो गया। तो ये अंतर जो है कि सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, बुध पे। अर्थात बुध पे जितना दिन में तापमान होता है उससे कई गुना जो है कि रात में तापमान घट जाता है। तो ये दैनिक तापांतर कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। वहीं अगर हम आगे देख लेते हैं कि सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं, जैसे कि बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी आपको सूर्य से दूरी के क्रम में कि BSP में BSU नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे BS तो कॉमन है लेकिन P और U में अंतर आ गया। तो यही चीज़ है कि BSP में BSU नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो इसी में ट्रिक है। ये हो गया आपका बुध, ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया आपका पृथ्वी, में से मंगल, B से बृहस्पति, S से शनि, U से यूरेनस और नहीं का मतलब हो गया नेपच्यून। क्या हो गया, नेपच्यून। तो ये पूरे ग्रह हैं जो सूर्य से एक परिक्रमा लगाते हैं और सूर्य के जो है कि क्रम में है ये। तो ये आपको याद करना है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग कि परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। अच्छा, पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है ये मैं आगे जब पृथ्वी पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि या तो इसको हम दशमलव में लिखते तो 0.35 हो गया, या अगर हम प्रतिशत में लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं सामान्यतः 35%। ये इसका एल्बिडो का मान होता है पृथ्वी पर। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हम आगे चलते हैं कि लास्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि बुध के जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुध के बाह्य मंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन तो है तो फिर हम क्यों नहीं यहाँ पे जीवित रह सकते, हाइड्रोजन भी है और ये दोनों ही अगर क्रिया कर लें तो यहाँ पे पानी बना सकती हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये पानी के रूप में नहीं मिल रहे हैं बल्कि अलग अलग मिल रहे हैं और इसलिए यहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं पाई गई है अभी तक। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम इससे। पहला प्रश्न है IAS प्रीलिम 1997 का कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित करिए। अब जैसे ये सूर्य है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये बुध ही है, पहले ए पॉइंट पे था सूर्य के नज़दीक, फिर सूर्य से दूर गया तो बी पॉइंट पे आया, फिर सी पॉइंट पे आया, फिर डी पॉइंट पे आया। तो पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पे होगी, तो ए पॉइंट पर होगी। कहाँ पे होगी, ए पॉइंट पर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कि सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कोई भी ग्रह, चाहे वो पृथ्वी ही क्यों ना हो, कोई भी ग्रह सूर्य से जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती है। तो ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की जो गतिज ऊर्जा वो कब अधिक होगी, तो यानी वो हो जाएगी आपकी 4 जनवरी को, क्योंकि 4 जनवरी को एक घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं उपसौर, और यहाँ पे जो सन होता है इसके बहुत ही नज़दीक आ जाती है पृथ्वी, यानी पृथ्वी बहुत नज़दीक आ जाती है इस तरीके से घूमते घूमते। तो कहीं ना कहीं 4 जनवरी को ही इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा यानी वेग और गति दोनों ही मैक्सिमम होंगी, बहुत अधिक होगी। किसकी, पृथ्वी की भी, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि किसी भी ग्रह जब वो सूर्य के निकट होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। आइए आगे देख लेते हैं हम अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सबसे कम समय में कौन लगाता है, 88 दिन में हमारा बुध पूरा कर लेता है सूर्य का एक चक्कर, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के ग्रह हैं, यानी जिनके पास अपने कोई मून नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र मैंने बताया था। जैसे मंगल का आप देखेंगे तो फोबोस और डिबोस है, पृथ्वी की बात करेंगे तो चंद्रमा है, बृहस्पति की बात करेंगे तो लगभग इसके पास तो 63 उपग्रह आसपास हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। जी नहीं, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत कम है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसी में अगला चैप्टर देख लेते हैं, शुक्र। हम इसी में अगले टॉपिक को कवर करते हैं, शुक्र, जहाँ से प्रश्न बनता है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी, बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में और साथ ही साथ सिविल एग्जाम्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुक्र को इंग्लिश में विनस कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या कहते हैं, सिस्टर प्लेनेट यानी कि जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सूर्य और शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है और यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे सन को बनाते हैं, यहाँ पे सन बनाते हैं तो यहाँ पे बुध होते हैं, फिर यहाँ पे शुक्र होते हैं, फिर यहाँ पे पृथ्वी होते हैं, फिर यहाँ पे मंगल होते हैं, फिर यहाँ पे बृहस्पति होते हैं और फिर यहाँ पे शनि होते हैं, यहाँ पे यूरेनस होते हैं और यहाँ पे नेपच्यून होते हैं। मैंने यही तो क्रम बताया आपको कि बीएसपी में बीएसयू नहीं है। तो ये ट्रिक दोस्तों याद रख लीजिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बनाई है। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में और भी जानकारी। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य के जो शनि है वो मतलब शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में जो है कि एक चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी कितने दिनों में लगा रही है, 365 दिनों में। बुध कितने दिनों में लगाता है, 88 दिन में। तो उसी तरीके से जो शुक्र है वो लगभग 225 दिनों में एक चक्कर लगाता है और वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म जो ग्रह कहलाता है वो शुक्र ही कहलाता है। लगभग इसका तापमान 737 केल्विन या 464 डिग्री सेल्सियस है। एक खासियत इसकी ध्यान रखिएगा कि शुक्र जो है वो ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। हमारी पृथ्वी कैसे चलती है, हमारी पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब चलती है, पश्चिम दिशा से शुरू करके पूरब दिशा में जाती है, ऐसे चलती है हमारी पृथ्वी। लेकिन शुक्र जो ग्रह है, एक ग्रह और है जो मैं आगे बताऊंगा इसी क्लास में, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अरुण है कि नेपच्यून है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्लियर तरीके से। अभी बस इतना जानिए कि शुक्र ग्रह भी पूरब से पश्चिम चलता है, जो कि बाकी ग्रहों की अपेक्षा अपोजिट चलते, तो ये प्रश्न बन जाता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध मिले हैं। शुक्र के वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान जो है कि लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है कि यहाँ पर खाना तो जल्दी बन जाएगा और इंसान भी जल्दी पक जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे जीवन उपलब्ध नहीं है और शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम है, क्योंकि यहाँ हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पे हाय तौबा करने लगते हैं कि हाय राम कितनी गर्मी पड़ रही है, पसीना निकल रहा है, बदबू आ रही है शरीर से।
तो सोचिए 400 डिग्री सेल्सियस में आप लोग जल के राख हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत कम है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर भेजा गया था 1989 में, और इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990 से 94 तक चक्कर लगाया, और इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया। तो मैगलन नाम का जो अंतरिक्ष यान था वो शुक्र की ग्रह की परिक्रमा कर रहा था, यानी शुक्र के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहा था। आइए इस पर कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन है? शुक्र है। जबकि यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस, यानी या यूँ कहें कि 464 डिग्री सेल्सियस, कितना है? 464 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। अगर केल्विन में देखेंगे तो 737 केल्विन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। इवनिंग तारा या इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, ये दोनों ही टाइटल आपको शुक्र के लिए दिए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि सुबह का तारा अर्थात भोर का तारा कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार कहते हैं। वहीं शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहता है। और एक चीज़ और समझिए कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि जो उसमें एक परवलयाकार जो एक है वलय जो बनते हैं, रिंग बनती है, वो शनि ग्रह में बनती है, न कि बृहस्पति में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस एक को भोर का तारा, यानी इसको हम लोग भोर का तारा का मतलब हो गया कि मॉर्निंग स्टार की बात की गई है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम जानते हैं मॉर्निंग स्टार के नाम से। क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं क्या लिख रहा है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं, वहीं शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार। साथ ही साथ शुक्र सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, क्योंकि पहला कौन सा है? बुध है। और रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह भी यही है। और साथ ही साथ समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लगभग 464 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो बहुत ही हीट है। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। यह उच्च स्तर भी जो है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पढ़ते हम लोग कि ग्रह पर जो है कि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण तो उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण ज़्यादा है। यानी ये वर्तमान में क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को भी तो बढ़ा रहा है पृथ्वी पर। तो ये शुक्र नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है, जो आकार है, वो पृथ्वी की तरह दिखता है। साथ ही साथ यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसको सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो ये शुक्र के लिए भेजा गया था। और ये एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जो फर्नांडिस मैगलन थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया। और इसको 1989 में भेजा गया था शुक्र की जानकारी लेने के लिए। 1989 में भेजा गया था। और अब आपका है अगला टॉपिक पृथ्वी, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे डिटेल से हम समझेंगे पृथ्वी के बारे में, इस पे बनने वाले एमसीक्यूज भी करेंगे और धीरे धीरे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ और भी चीज़ों को आगे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।